नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। अब देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान मतलब कि हिंदुस्तान बन जाएगा पाकिस्तान। एक इसका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान मतलब जो पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान बन जाएगा। अब पता नहीं किस लिहाज से इसको पढ़ा जाए और लिखा गया है। खैर चलिए वीडियो में लोग क्या कहने देखते हैं। आपका नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टूडेंट था, तो माशाल्लाह क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब यूट्यूब पे बतौर एंकर पर्सन कर रहा हूँ काम। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि हमने पाकिस्तान जिस नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया था, क्या हम आज उस नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, जो बेसिक आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स हैं, वो आज तक हुक्मरान तो समझ नहीं सके, अवाम भी नहीं समझ सके। अब 76 ईयर्स में हमने क्या हासिल किया है, यहाँ पर आप देख लें। अपने पढ़े लिखे तबके को एजुकेशन जो है वो सबसे मेन जो होता है ना, वो एक मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर एजुकेशन को हम लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज़ करना था, हमने किस तरह से उसको बर्बाद किया। 76 ईयर्स में आप देख लें, इकॉनमी, एजुकेशन है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं। और 76 ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं कि जी हमारा मुल्क आज़ाद है। हमारा मुल्क आज़ाद कभी भी नहीं हुआ। अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो मीडिया तो वैसे ही आज़ाद नहीं था। और अगर आप बात करते हैं जी तमाम इंस्टीट्यूशंस की, तो तमाम इंस्टीट्यूशंस की आप परफॉर्मेंस भी देख लें और उसको कंपेयर कर लें। आप 76 साल की बात करते हैं ना, आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, इंडिया का हमारा मुआवजा कर लें, तो हम किधर खड़े हैं, इंडिया किधर खड़ा है। हम अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। हम कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि 76 ईयर्स में से अगर हम 36 ईयर्स माइनस कर दें तो पीछे कितने रहते हैं, रिमेनिंग 40 ईयर्स रहते हैं। तो 40 ईयर्स के अंदर क्या हम पाकिस्तान के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां दे सके हैं? कभी भी नहीं दी। हमने उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं की। जॉब सेक्टर तबाह, एजुकेशन सेक्टर तबाह, पॉलिटिकल आप देख लें कि क्राइसिस है इस मुल्क में, इलेक्शंस का रोला पड़ा हुआ है। तो इन 76 ईयर्स में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी आज़ाद कंट्री नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया से अलग होकर एक अलग रियासत बनाने का फैसला हमारे बड़ों का, हमारे उस वक्त के सियासतदानों का, हमारे लीडर्स का, क्या ये सही फैसला था? क्योंकि मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि जब हमने 76 ईयर्स में कुछ नहीं किया तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते, शायद हम तरक्की कर जाते। देखें, जो पाकिस्तान का मतलब है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानिया पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होगा और इसके पास तमाम हकूक़ होंगे। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जितने हुक्मरान आए, हाकिम वक्त आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, शौकत अजीज़ आए, उसके बाद इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ज़रदारी, जो भी आए, क्या उन सब ने पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ को, पाकिस्तान की जो तरजीहात उनको पूरा किया? मैं समझता हूँ नहीं किया। वो छोड़िए साहब, आप करें हुकूक के साथ जो भी रहना चाहें वो रह सकते हैं। जो पाकिस्तान की आवाम है, क्या उन्होंने दूसरों को हुकूक दिए? सरकारों का कोई दोष नहीं है, सारा दोष आप लोगों का है, आपकी आवाम का है। अभी फैसलाबाद में क्या हो रहा है? फैसलाबाद में चर्चों को जलाया जा रहा है। फैसलाबाद में ईसाइयों के घरों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। कई चर्च तोड़ दिए गए, कई चर्च जला दिए गए, कई ईसाइयों के घर जला दिए गए। किस बात को लेकर? बताइए, किस बात को लेकर? इसलिए कि एक झूठी खबर फैला दी गई, ब्लास्फेमी। ईसाइयों ने कोई ब्लास्फेमी कर दी, इस्लाम के खिलाफ कोई बात कर दी। अब लीजिए, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना पुलिस, ना थाना, इस्लामिक मॉब ने यह सारा कांड कर दिया। और आप कहते हैं कि हुकूक के लिए कहा था जिन्ना ने। क्या हुकूक दे रहे हैं आप लोग? हुकूक देंगे तब तो, आप लोग बराबर समझेंगे तब तो। और उल्टा देखिए, मजेदार बात क्या, पुलिस ने ब्लास्फेमी के आरोप में केस दर्ज कर लिया। मतलब आपके धर्म का किसी ने अपमान किया तो ब्लास्फेमी का लॉ लग गया, उस पर केस दर्ज हो गया। लेकिन ईसाइयों का धर्म नहीं देखा गया, ईसाइयों के चर्चेस तोड़ दिए गए, ईसाइयों के घरों पर हमला कर दिया गया। इस पर ब्लास्फेमी का लॉ नहीं लगेगा कि आपने भी तो उनके ईश्वर का अपमान किया है। इस पर ब्लास्फेमी का लॉ नहीं लगेगा। ना ना, जो पाकिस्तान है, यहां पर किसकी हिम्मत है मुसलमानों के खिलाफ ब्लास्फेमी का लॉ लगाने का? अरे रे रे रे, वो भी ईसाइयों के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता।
सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी जो आपके पाकिस्तान के जो सारे शायद चर्च के जो बिशप के हेड हैं, वो बेचारे ट्विटर पर दया की भीख मांग रहे हैं कि भैया मदद करो हम लोग की, देखो ये पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये हालत। उनका ट्वीट देखा मैंने, गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे ट्वीट करके, सोचिए। लेकिन नहीं, हुकूक, अरे माइनॉरिटीज को सारे राइट्स हैं, सब कुछ हैं, और हम जब चाहें तब माइनॉरिटीज को जब चाहें तब कुछ भी कर सकते हैं, जब चाहें तब। जितने भी लीडर आए उनमें से कोई एक लीडर आप बता दें जो आज तक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स को समझ सका हो। कोई भी नहीं समझ सका। तो मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म का पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने का फ़ैसला अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन उसके बाद जिस तरह कायदे आज़म के अफकार पर, उनकी तालीम पर, उनके दिए गए अमाल पर हमें अमल करना चाहिए था, वैसा हम नहीं कर सके। लेकिन सर आप ये भी देखें कि हमने मजहब की बुनियाद पर अपना मुल्क अलग बनाया, लेकिन आधे से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रह गए, वो तो पाकिस्तान आए नहीं। और आज भी अभी मैं आने से पहले कुछ इंडियन मुस्लिम से बात करके आई हूँ और वो कहते हैं शुक्र है अल्लाह का हमारे बड़ों ने उस वक्त पाकिस्तान में जाने का फैसला नहीं किया, वरना आज हम लोग भी भीख मांग रहे होते। देखें ये जो है ना, ये एक बात आ जाती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंडिया में भी कंट्रोवर्सी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम अगर इसके बैकग्राउंड को देखें ना तो हम लोग ये बात करते थोड़ा मोहतात फील करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका एक अपना माइंडसेट है, इंडिया का एक अपना माइंडसेट है। बात फिर वही आ जाती है कि बहुत से लोग आज इस बात पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि ये मुल्क आज़ाद ना होता तो क्या होता। आज अगर हम आज़ाद हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम आज़ाद हैं, लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, तो वो फिर ये इसके जो है ना वो मीनिंगफुल वर्ड्स अगर उसमें समझें, इस बात को अगर बताएं, इसके मानी असल क्या है कि हम किस तरह से आज़ाद हैं। क्या हम लोगों के पास तमाम सहूलियात हैं? क्या हम लोगों के पास रोज़गार है, नौकरियां हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ होगा, लेकिन हम लोगों को दिया गया इन 76 सालों में। ये एक जो है ना सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब मेरे ख्याल हमारे हुक्मरानों के पास भी नहीं है। आपको पता है कि इंडिया का आज यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, पूरी दुनिया इंडिया का इस यौम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रही है। अफ़गानिस्तान भी इंडिया को फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है और अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर दोबारा से जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज हो जाए और इंडिया के कब्ज़े में वापस आ जाए। दूसरी ख्वाहिश उनकी ये है कि पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती से मिट जाए और एक बार फिर पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। वो ये चाहते हैं। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में जो हमने अपने मुल्क का हाल कर दिया है, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो जाएगा? क्या अफगानियों की ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी? नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। अफगान वालों प्लीज हमें माफ कर दो, हमें पाकिस्तान वापस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो अच्छा हुआ कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, वरना आज पूरी दुनिया हमें भी टेररिस्तान कहती। आज पूरी दुनिया में उनकी वजह से हमारा जो हम लोग हैं, हम लोग भी बदनाम हुए रहते। हर जगह हमें भी शक की निगाहों से देखा जाता, हर जगह हमें भी भिखारी कहा जाता। अच्छा हुआ भैया पाकिस्तान अलग हो गया, यहां से लोग चले गए वहां पे। जो देश के लोग थे वो रह गए, जो चाहते थे अलग बनाना, अपनी चलाना, वो चले गए भैया, लेके चले गए। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं देता हूं। हमारी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, जाके सर्च कर लीजिएगा, आर्मी में दूसरा सबसे बड़ा ओहदा होता है, उसके ऊपर आर्मी चीफ होता है। उनके फादर 1947 में, उनके फादर भी फौज में थे। उनके फादर को जब कहा गया कि जी पाकिस्तान नाम का एक देश बन रहा है, मुसलमानों के लिए देश बन रहा है, तो चलिए वहां चलते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? आप लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की जबानी सुनिए कि उनके फादर ने क्या कहा था। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया। उनको जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त। वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है,
वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है, उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया कर दिया है, सर। करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपनी पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। सुन लिया आपने? तो 76 ईयर्स पहले भारत के एक मुसलमान फौजी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, वो नहीं चलेगा। और आज उनकी कही बातें 100% सही साबित हो रही हैं। आप देखिए कहां चल रहा है पाकिस्तान। ना इकोनॉमी, ना एजुकेशन, ना टैलेंट, ना अब क्या कहूं मैं, आप खुद कंपेयर करिए, तब समझ में आएगा कि उन्होंने जो बात कही थी, एक मुसलमान भारतीय फौजी ने, उन्होंने भविष्य देख लिया था कि इस्लाम के नाम पर बनाया जा रहे इस देश का भविष्य क्या है। कि अफ़गानिस्तान का जो माइंडसेट है ना, वो दरअसल वो शैतानी माइंडसेट है। मैं इसको शैतानी इसलिए कहूँगा कि अफ़गानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान ने ही मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। वो तालिबान का मामला हो, वो खारजा पॉलिसी का, वो फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, वो जितने भी पाकिस्तान में वज़राए खारजा है, उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ सफारती और तजारती लिहाज से बेहतर तल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद। भाई साहब, आप मीडिया के स्टूडेंट रहे हैं और आप बतौर यूट्यूब पर एंकर पर्सन काम कर रहे हैं ना, तो भाई साहब मेरी आपको सलाह है, मैं भी इंडिया में जर्नलिस्ट ही हूं, 22 साल हो गए हैं मुझे यही काम करते हुए। मेरी आपको सलाह है कि थोड़ी अपनी पढ़ाई लिखाई ढंग से करें। पाकिस्तान स्टडीज की किताबें मत पढ़ें, थोड़ा इंटरनेशनल जो स्टडीज है ना उन पर जरा जोर दें। मीडिया स्टडीज कर ले ढंग से, और थोड़ा भारत पाकिस्तान का इतिहास, अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ लें। तब जो ये आप बात कह रहे हैं ना कि शैतान और हमने हमेशा मदद की है, आपको असलियत पता चलेगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया है। और तब आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अभी तो आपने जो कुछ भी देखा है ना, वो तो पाकिस्तानियों ने जो आपके दिमाग में भरा है, जो पाकिस्तानियों ने आपके दिमाग को जो ब्रेन वॉश करके उसमें चीजें डाली हैं। जरा बाहर निकलिए, अपनी स्टडीज को बढ़ाइए। अभी तो स्टूडेंट हैं आप, सलाह दे रहा हूं मैं, एक सीनियर के नाते ही सलाह मान लीजिए मेरी। इंडियन छोड़ दीजिए, आपकी फील्ड में बहुत सीनियर हूं मैं, 20-22 साल उम्र गुजार ली है मैंने इसमें। तो जरा पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग के बंद दरवाजे खुलेंगे। जो है अफगानिस्तान अपनी हट दरमी पर रहा। आप देख लें उनके जितने हुक्मरान आए, हामिद करजई से लेके अशरफ गनी तक, उसके बाद अब्दुल्ला आए, जितने भी आए, क्या वो अफगानिस्तान को एक फ्री स्टेट बना सके या नहीं बना सके? अफगानिस्तान से तो टेररिज्म का खात्मा ही नहीं हो सका। तो अफगानिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी करवाई जाती है उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, वो ये इल्ज़ाम हम पर लगाता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने शायद गदर 2 मूवी का ट्रेलर देखा हो, सनी देओल ने भी उसने डायलॉग मारा कि अगर एक बार फिर बॉर्डर खोल दिए जाएं और यहाँ के मुसलमानों को वहाँ जाने का मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाए। तो ये इंडियंस का या अफ़गानियों का माइंडसेट क्यों बन गया हुआ है कि पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहते हैं, या पाकिस्तान जो एक बार फिर इंडिया में मर्ज हो जाएगा? ये देखें, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंडिया, दरअसल मैं इसको समझता हूँ कि जो मेरे जितना नॉलेज है मैं उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी लंबी बहस कर लें आप, ये उतनी लंबी है। अफ़गानिस्तान चाहता है कि जी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर दहशतगर्दी की जाए, हमला किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। इंडिया भी वही चाहता है, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह चूँकि एक इस्लामी फलाही रियासत है और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो सबसे मजबूत अफवाज पाकिस्तान है, तो अगर कोई दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें भी कुचल देंगे, उसको इबरतनाक सज़ा भी देंगे और उसका अंजाम भी इबरतनाक होगा। क्या आपको फ्यूचर में ऐसा? बड़े नादान हो बच्चे आप, बहुत नादान हो। अभी अभी निकले हो ना, अभी अभी निकले हो, दुनिया तो नहीं देखी आपने।
93,000 याद है 71 में क्या हुआ था? नहीं याद है? पढ़ लो जाके। 93,000 का सरेंडर। मीडिया के स्टूडेंट हो ना, ये सब तो बातें जाननी चाहिए भाई। और जरा नसीम जहरा आपके यहाँ की बहुत बड़ी, आपकी बहुत सीनियर सहाफी हैं, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। हामिद मीर आपके बहुत बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। कई सारे हिस्टोरियन हैं, उनकी लिखी किताबें पढ़ लीजिए। पाकिस्तान में ही जनरल मूसा खान की लिखी किताब पढ़ लीजिए। कई जनरलों के नाम बता सकता हूं, उनके लिखी किताबें हैं, जरा उनको जाकर पढ़िए तो सही। मीडिया के स्टूडेंट है भाई, पढ़िए जाकर, अपने ही जनरलों के लिखे किताबें पढ़िए, तब तो पता चलेगा कि आंख किसने मैली की और किसकी बैंड बजाई गई। सच्चाई वहीं से मिलेगी आपको। ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड और पाकिस्तान स्टडीज की किताबें पढ़ाया जाता है, ये तो सब आप लोगों को चूरन देने के लिए। असली चीज तो वहां पे है। हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, है कि नहीं? अभी तो आप, इतनी सी नॉलेज है आपकी, थोड़ी नॉलेज बढ़ाइए, इतनी करिए, तब आपसे फिर मैं बात करूंगा। सना को बोलूंगा कि फिर मेरी जरा इनसे बात करवाइए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। उन सारी किताबों को जाके पढ़िए। इंडियन किताबें नहीं है, सारी पाकिस्तानी। पढ़ाता हूँ। अमेरिका गया, मैं कनाडा गया, इंग्लैंड गया, मैं जर्मनी में रहकर आया हूँ। मैं सिखों के साथ रहा, हिंदुओं के साथ रहा। यहूद ने मेरी दोस्त थी, यहूदी लड़कियाँ जो थी, एक लीज़ा मैरी थी। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। जी जी बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू, एक सिख अगर आपको मारेगा तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी, और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा कि आप मर चुके हैं। रॉ जो है इंडिया की इंटेलिजेंस है, मारखोर उनको मार देते हैं। सीमा हैदर को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सीमा, सारी जवानी तुमने बर्बाद कर ली। अगर मेरा इंटरव्यू देखोगी तो याद करना वो कौन था। सीमा, यो रिमेंबर मी, आज़ाद बता रहा है तुमको, ये क्या है? अच्छा, मेरा खैर सवाल आपसे करते हैं। आज हम इस आदमी में इतना जहर भरा है कि अगर काला नाग भी काट लेना इसको तो नाग मर जाएगा, ये नहीं मरेगा। इतना जहरीला है ये, और अंदर से जला हुआ है। हिंदू और सिख जहर देगा आपको? अरे आपको क्यों जहर देगा? मरे हुए को क्या मारना है यार? ऑलरेडी तुम लोग मरे हुए हो, तुमको क्या मारेंगे हम अपना जहर ऐसे खर्च नहीं करेंगे तुम्हारे जैसे आदमी पर यार। 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम पर क्या खर्च करेंगे हम? ये देख रहे हैं नफरत, ये है नफरत। प्रोग्राम पर जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि 76 इयर्स हो गए हैं हमें एक आज़ाद मुमलिकत बने। आज इन 76 इयर्स में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान की ख़वातीन पेश नहीं हो सकती। सोनिया विस्की का पैक भी बड़ा अच्छा बनाती है, डांस बड़ा अच्छा करती है, और वो अंग्रेज़ को जो है ना ऐसे पेश हो करती है, एक ड्रिंक देती है और खाना खिलाती है। वहाँ डॉलर्स आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, हार्ड करेंसी आ रही है, और बड़े प्यार से। मैं डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ, आप कहीं और ही निकल गए। डेवलपमेंट में ये कहना चाहता हूँ कि इन 75 ईयर्स में अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। सारे सरकारी अदारे करप्ट हैं, जज भी बिके हुए हैं, अदलिया, अदारिया, येलो जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। येलो जर्नलिस्ट का मतलब है जर्द सहाफ़त, जो लोगों से पैसे लेते हैं, पहले कैमरा मारते हैं, बाद में कहते हैं 5,000 रुपया दे दो। इस येलो जर्नलिस्ट को भी ख़त्म करना पड़ेगा। एक मजदूर पर झोंपड़ी वाले के पे कैमरा नहीं मारा जाता। एक अफसर के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है, लाख रुपया, 50,000 रुपया, जहाँ वहाँ से जाके जर्नलिस्ट ले लेते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। भाई अगर पाकिस्तान में कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई जो मेरा वीडियो देख रहा हो, जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा हो, मेरी आप सबसे विनती है कि भाई देखिए इस आदमी ने क्या किया। इस आदमी ने बोला कि मेरी यहूदी लड़कियां दोस्त थीं, तो यहूदियों से तो आपकी दुश्मनी जग जाहिर है। बताइए, ये बंदा यहूदियों को दोस्त कह रहा है,
दोस्त बनाया हुआ था इसने यहूदियों को। वो कहा किसी और सेंस में है इसने, लेकिन भाई सोचिए, यहूदियों से संपर्क है, ये एजेंट हो सकता है। और मौलाना मौलवियों फतवा निकालो इसके खिलाफ, यहूदी से दोस्ती कर ली इसने, बताइए। और खुलेआम सीना चौड़ा करके पाकिस्तान में लाहौर में कह रहा है कि जी हाँ जी हमने तो यहूद से दोस्ती की। सुन लो भाई, कोई भी जो सुन रहा हो, गैरत बची हो, इस्लाम को मानते हो आप, तो जरूर देखें भाई। हो जाती है, लेकिन एक रक्शे वाले पे और रेडी वाले पे कैमरा नहीं मारा जाता। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी सहाफत है? ये पाकिस्तान के अफसरशाही जो सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं? FIA लाखों रुपया भरती है, डेली ये सरकारी चोर अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। इन 75 सालों में हमको क्या मिला बता मुझे। यही सवाल तो मेरा है कि इन 75-76 सालों में हमने क्या हासिल किया? हमारे नौजवानों ने इतना खून बहाया, अपनी जानों के, अपने खून के नजराने दिए, तो आज देखें इंडिया दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। आप देखें हर सेक्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी देख लें, और आज हम कहाँ खड़े हैं आपके सामने। इंडिया पाकिस्तान से कभी भी फाइट नहीं कर सकता। इंडिया एक बुजदल सी कौम है। जब बॉर्डर पे गोली चलाते हैं सिख, 8 PM रात को उन्होंने पी होती है। मुझे ये बताएं, आप टीचर हैं? जब मैं क्रॉस फायर करता था तो सिख भाग जाते थे, कहते वीर जी गोली ना चलाओ। मेरी बात सुनने, आप टीचर हैं? हाँ। सिख भाग जाते थे? अबे सिख ऐसे डंडे मारेंगे ना तुझे, सिखों को जानता नहीं है तू। तेरे दादाजान और औरंगजेब को पता था सिख क्या है, समझे? सिखों ने इतने छित्तर मारे ना मुगलों को, और तू सिखों को बोल रहा है। एक सिख आ गया ना सामने तेरे, तेरी पतलून तेरी भी गीली होगी ढंग का, समझे? गीली हो जाएगी पतलून तेरी। सिखों से मुकाबला करोगे तुझे असली सिखों से पाला नहीं पड़ा है, तुझे वो, मुझे लगता है कि खालिस्तानियों से तुझे पाला पड़ा होगा, उससे सिखा ही नहीं, वो तो सिखा ही नहीं। असली शेर से मिलना है ना, इंडियन सिख से मिलियो, तब तुझे वो बताएगा। और तुझसे आके कहते थे कि वीर जी गोली ना चलाइयो। अबे तुम्हारे आर्मी चीफ ने इतनी गोलियां मारी हैं हमारे लोगों ने ना, डर के हमारे सीज फायर समझौते को कहा कि भैया प्लीज माफ कर दो, भैया सीज फायर करो, सीज फायर करो यार। बाजवा तेरा जनरल आर्मी चीफ, और उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पता है ना क्या लिखवाया उसने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा तूने? 100 साल इंडिया से जंग नहीं करनी, 100 साल क्या छी। अच्छा चलते चलते, 93,000 कौन थे रे? 71 की जंग याद है कुछ? 71 की जंग तो याद होगी तुझे, इतनी उम्र तो लग रही है मुझे, याद तो होगी तुझे। 93,000 जो लेटे थे इंडियन आर्मी के सामने, क्या हुआ था? जनरल नियाजी याद है? ईस्ट पाकिस्तान का कमांडर सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करता हुआ किसके सामने किया था? एक सिख के सामने किया था, याद है ना? जनरल JJ अरोड़ा। सिखों की मार भूलोगे नहीं तुम लोग जिंदगी भर। 93,000 याद रखना। आपने किताबें लिखी हुई हैं, आपने बड़ा इंटरनेशनली विजिट किया हुआ है। मैंने कनाडा देखा है, मुझे 4 जुबानें आती हैं। मैं डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ, आप सीमा गोलियां कहाँ निकली जा रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करना चाह रही हूँ? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये अफसरशाही इस मुल्क को खा गई है। मुझे इसी सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आपने बोला कि इंडिया हमारे आगे कुछ नहीं है, इंडिया की टांगे कांपती हैं, ये है वो है, इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। आज की जो जंग है वो मौशियत की जंग है, गन्नों बंदूकों और ये हथियारों की जंग नहीं है, बॉम्ब्स की जंग नहीं है, ये एजुकेशन की जंग है, साइंस की जंग है, टेक्नोलॉजी की जंग है, मौशियत की जंग है। और आपको नहीं लगता कि जंग में भारत जो है वो जीत गया है? अब्दुल कलाम ने एटम बम बनाया, इंडिया ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया। अच्छा। पाकिस्तान में कोई एटम बम बनाता है उसे कैद कर दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है वो अमेरिका चला जाता है। पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत नहीं है, ये अफसरशाही सबको खा जाती है। अब आप देखें कि इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, उनके साइंटिस्ट चांद पर पहुंच गए हैं। हम आज कहाँ खड़े हैं मुझे बताएं? हम इसी बात पर खुश हैं कि जी हमारे झंडे में चांद है, और जब हम IFM से बजट लेते हैं तो हम 40 करोड़ का झंडा तैयार करने निकल जाते हैं। आप माशाल्लाह से टीचर हैं,
आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है? दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इंडिया हमसे अगर 50 साल भी आगे निकल जाए तो अल काफिरीन हमसे फिर भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सर, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बड़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता है पार्टीशन के वक्त आधे ज़्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान आए नहीं थे और आज वो इस बात पर खुश हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया, वरना हम भी कटोरा लेकर फिर रहे होते। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तान आए, हम उनकी खिदमत करेंगे। हमारे पास सिख आ जाएँ इंडिया के, वो भी कोई मसला नहीं है, सिख भी हमारे भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी अदारिया है, ये अदलिया है, ये वकील जो हैं सरकारी, ये सारे बिके हुए हैं। आप किस बात मस्जिद की बात करती हैं? सरकारी अफसरशाही, ये सारे सरकारी महकमे चोर हैं। मुझे इन सवालों का जवाब कौन देगा? हुकूमत पाकिस्तान सारी बिकी हुई है, इमरान खान को कैद कर दिया गया। आप सच बोलेंगे आपको मार दिया जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। पाकिस्तान भी अपना यौम आज़ादी मना रहा है, हिंदुस्तान भी अपना यौम आज़ादी मना रहा है। आपको पता है अफ़गानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाए, निस्तो नाबूद हो जाए और एक बार पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान, ये कहना है उनका। क्या आपको लगता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बचाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हमारा बच्चा जो है वो मार देगा जाकर उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बंदे को लालच दिया जाता है, यहाँ से थाईलैंड बैंकॉक लिया जाता है। इंडिया का एक सेंटर है कोबरा सेंटर पंजाब रेजिमेंट का, जहाँ पे कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है और 2 करोड़ रुपया देकर उसे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और ये जो इंडिया सियासत लड़ा रहा है, पाकिस्तान पे हमले करवा रहा है, बम ब्लास्ट करवा रहा है, 6 माह की ट्रेनिंग दे रहा है इंडिया, कोबरा बटालियन दे रही है, NSG दी है। पंजाब में बहुत बड़ा सेंटर है, इंडियन कमांडो सेंटर है कोबरा का, जो कि पाकिस्तान टेररिस्ट तैयार करके भेजता है, जो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान से आते हैं। 17 एम्बेसियाँ अफ़गानिस्तान में हैं और जहाँ से बंदा ट्रेंड करके पाकिस्तान में भेजा जाता है। इंडिया से बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ भेजी जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर का नाम सोनिया होता है। आप सोनिया पे क्यों फंसे हुए हैं? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप कहती हैं सच बोलो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मीडिया दुनिया चांद पर पहुंच गई और हमारे पाकिस्तानी सोनिया हैदर से नहीं निकल पा रहे। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि एक गरीब बंदे को इंसाफ ना कल मिला ना आज मिलेगा। हम चले जाएंगे, हमारे बाद कोई और आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। सर, आपका नाम? मोहम्मद नवीद। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं यार। मतलब मजा आ गया। ये बंदा टीचर है, ये बंदा फौज में रहा है, पाकिस्तानी फौज में रहा है, ये गोलियां चलाई हैं इसने और इसकी बातें आप सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसका दिमाग हिल गया है, इसको कुछ नहीं पता कि ये क्या बके जा रहा है। तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से बकवास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसको एज ए कॉमेडी शो लिया करें, आप ऐसे सीरियस मत लिया करें। इसको सब पता है कि जी यहां से कमांडो ट्रेंड किए जाते हैं, अफगानिस्तान से वहां जाते हैं। अबे तेरे टीटीपी वाले हैं भाई, तेरे मुसलमान भाई हैं टीटीपी वाले, अफगानिस्तान वाले तालिबान वाले भी तेरे मुसलमान भाई हैं। होश में रहे भाई, कौन सा नशा किया है तूने, कौन सा नशा किया? हमें भी बता यार, हम भी जरा देखें कौन सा नशा है। ऐसी ऐसी बातें की हैं इस भाई ने यार, जिनका ना सिर है ना पैर है। गजब ही हो गया मामला यार, बताइए। ऐसे लोगों पाकिस्तान में तो उन पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग ही काफी हैं अपने ही मुल्क को तबाह करने के लिए। अपने बताइए, ये टीचर है और ये क्या पढ़ाता होगा अपने बच्चों को, जब इसके खुद अंदर इतने नफरत भरी पड़ी है। अब बताइए, अभी कह रहा था कि सिख भाई आ जाएं, अभी थोड़ी देर पहले जब इसने शुरुआत की तो बोला कि जी सिख जहर देता है तो बड़े प्यार से देता है। सोचिए, और ये कह रहा है कि सिख भाई भी आ जाए। अबे इधर का मुसलमान ना चप्पलों से मारेंगे तुझे, अभी तू मिल गया तो उन्हें भयंकर कुटाई करेंगे तेरी। तू पहले अपना देश देख, अपने मुसलमानों को बचा ले, अपने देश के मुसलमानों को, तब बात करियो। इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोस पर रिएक्शन करता हूं। कम से कम देखिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा ना, हंसी आई, आपने भी देखा, आप भी हंसे, सब कुछ भूल कर आपने इस कॉमेडी शो का लुत्फ उठाया, मजा आया ना। तो राहुल बाबा कहते हैं ना, मजा आया ना, तो मजा लीजिए और अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।